रूस ने ब्लैक सी के सोची के पास तेल डिपो में भीषण आग के लिए यूक्रेनी ड्रोन हमले को जिम्मेदार बताया। 12 सितंबर 2025 की आधी रात रूसी फ्लीट टैंकर चुपचाप लाखों बैरल तेल लोड करने का इंतजार कर रहे थे। इस बात से अनजान कि किसी ने पहले ही उन पर नजरें गड़ा दी थीं और सही मौके का इंतजार कर रहा था हमला करने के लिए। कुछ ही पलों बाद यूक्रेनी ड्रोन रूसी आसमान में छा गए। रूसी जानते थे कि लक्ष्य क्या हैं और उनकी वायु रक्षा ने उन्हें नष्ट कर दिया। रूस के लिए यह बेहतरीन रक्षा थी। यूक्रेन के लिए यह शतरंज की बिसात पर पहला ऐसा प्यादा बलिदान था जो इतनी अच्छी तरह योजनाबद्ध था कि केस स्टडी बन गया। इसमें नहीं कि उन्होंने खेल कैसे जीता, बल्कि इसमें कि उन्होंने यह कितनी बेरहमी से किया। कुछ लोग इस खुलासे से नफरत करेंगे और इसे एल्गोरिदम में दबाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप बस लाइक बटन पर क्लिक करके इसका जवाब दे सकते हैं। 12 सितंबर को रात 12:25 बजे दो बड़े शैडो फ्लीट टैंकर प्रिमोर्स्क ऑयल पोर्ट पर लाखों बैरल कच्चा तेल लोड कर रहे थे। सैकड़ों मील दक्षिण में रूसी रडार ऑपरेटरों ने कुछ चौंकाने वाला देखा। एक नेवो आईएम लॉन्ग रेंज VHF डिस्प्ले पर एक अजीब असामान्य संकेत दिखाई दिया। 70 से अधिक अज्ञात कम रडार क्रॉस सेक्शनल सिग्नल्स चुपके से तेज और सीधे रूसी हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए। वह गठन लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ था और उसमें 3 टन से अधिक उच्च विस्फोटकों के बराबर सामग्री थी। लेनिनग्राद ओब्लास्ट एयर डिफेंस कमांड सेंटर में 91 N6E बिग बर्ड ने उस झुंड को पकड़ लिया। सायरन बज उठे, एयर डिफेंस नेटवर्क सक्रिय हो गए। लेकिन मॉस्को के कमांडर अभी तक चिंतित नहीं थे। इन्हीं पलों के लिए उनकी 3 स्तरीय A2AD एंटी एक्सेस एरियल डिनायल डिफेंस शील्ड ग्रेवस्टोन 92 N6E बनाई गई थी। S400 की एंगेजमेंट रडार्स ने टारगेट लॉक करना शुरू किया। पेंसियर एसेक्स सिस्टम्स ने ट्विन 30 mm2 A38 M शेल्स दागे, जिसे स्टील और आग की दीवार बन गई। किसी भी देखने वाले को यह एक परफेक्ट रूसी डिफेंस जैसा लगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। यह जानबूझकर की गई सटीक धोखाधड़ी थी। रूस को लगा कि ये ड्रोन उसकी शैडो शिप्स और प्रिमोर्स्क के लाखों बैरल कच्चे तेल से भरे टैंकरों की तरफ जा रहे हैं। ये जहाज रूस के लिए बड़ा नुकसान होते, क्योंकि ये मॉस्को के शैडो फ्लीट के हिस्से थे जो तेल निर्यात की रीढ़ थे। प्रतिबंधों के चलते रूसी तेल के जहाज काले सागर और बाल्टिक सागर से आसानी से नहीं गुजर सकते, और इसी वजह से रूसी कंपनियां अपनी पहचान छुपाने के लिए शैडो शिप्स पर निर्भर करती हैं। शैडो फ्लीट में पुराने खराब टैंकर हैं जो झूठे झंडों के नीचे छुपे मालिकों के साथ अक्सर पंजीकरण बदलते रहते हैं। वे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रैकर बंद कर समुद्र में खतरनाक जहाज से जहाज ट्रांसफर करते हैं ताकि रूसी तेल की असली उत्पत्ति छुपा सकें। उनका मिशन था पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार कर कच्चा तेल मध्य व दक्षिण एशिया पहुंचाना, और खरीदारों को फर्क नहीं पड़ता था। क्रेमलिन के लिए इन जहाजों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। तेल रूस की मुख्य आय बना है। इन गुप्त अभियानों के बिना मॉस्को की युद्ध फंड करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। हर गुजरते दिन के साथ रूस अपने तेल की सुरक्षा को लेकर और भी सतर्क होता गया, क्योंकि उसके पुराने जख्म पहले ही उसे अकल्पनीय हद तक डराते थे। यूक्रेन ने पहले भी बेड़े पर हमला किया है। 27 जून को शैडो फ्लीट के रूसी टैंकर विलामुरा में भूमध्य सागर में विस्फोट हुआ। यूक्रेनी सैन्य खुफिया ने पुष्टि की विस्फोट ने इंजन रूम को चीर दिया, जबकि जहाज में 1 मिलियन से अधिक बैरल कच्चा तेल था। विलामुरा, जो 2011 में बना मार्शल आइलैंड्स का जहाज है, को रूस के उस्त लुगा और नोवोरोसिस्क बंदरगाहों से तेल उत्पाद ले जाते बार बार देखा गया। क्षतिग्रस्त और अपंग हो चुका यह जहाज निरीक्षण के लिए ग्रीस की ओर खींचकर ले जाया गया था। यह कोई अकेला मामला नहीं था। 2025 के मध्य तक रिपोर्टों ने 5 शैडो फ्लीट टैंकरों में विस्फोट या तोड़फोड़ की पुष्टि की। कुछ मालिकों ने जहाजों को बारूदी सुरंगों से बचाने के लिए गोताखोर और पानी के नीचे ड्रोन तैनात किए। इस बार इसने आगे की घटनाओं की नींव रखी। प्रिमोर्स्क पर 12 सितंबर आधी रात बाद 70 से अधिक ड्रोन अचानक रूसी रडार पर दिखे। कमांडर घबरा गए। उन्हें लगा यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि सीधे बेड़े को निशाना बनाकर हुआ है। प्रिमोर्स्क में खड़े शैडो फ्लीट के टैंकर, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन की योजना उनकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल, सटीक और विनाशकारी थी। यूक्रेन रूस की आर्थिक जीवन रेखा पर चोट करने आया था, सिर्फ कुछ जहाजों को नुकसान पहुंचाने नहीं। डिकॉय की लहरें
लेनिनग्राद, ओब्लास्ट और सेंट पीटर्सबर्ग के गांवों और जिलों के साथ साथ कई अन्य शहरों की ओर भेजी गईं। असल लक्ष्य प्रिमोर्स्क और रूस के युद्ध कोष को ऊर्जा देने वाले तेल गैस ढांचे से S-400 की सुरक्षा हटाना है। सोचिए, अगर रिफाइनरी, फ्रैक्शनेशन और LNG टर्मिनल्स पर हमला हो तो रूस की निर्यात क्षमता बुरी तरह प्रभावित होगी। शतरंज की बिसात बिछ चुकी थी। रात में 70 से अधिक ड्रोन छोड़े गए। झुंड के आधे ड्रोन सस्ते और एक बार इस्तेमाल होने वाले थे। ये चारा थे, प्लाईवुड शरीर वाले, कम रडार सिग्नेचर के साथ, जिन्हें देखा और गिराया जाए। बाकी 40 मुख्य बल में केंद्र में थे। 15 UJ-26 बोएबर ERIS विस्तारित रेंज वाले कामिकाजे प्लेटफॉर्म, जिन्हें एक तरफा 1000 किलोमीटर या लगभग 620 मील की उड़ान पूरी करने के लिए चुना गया था, जिनमें 40 किलोग्राम के वारहेड लगे थे। EW एस्कॉर्ट्स, जिन्हें बंशी 7 के नाम से जाना जाता है, विस्फोटक नहीं ले जा रहे थे। इस समूह के हर ड्रोन में जैमर और अतिरिक्त एंटेना लगे हुए थे। उनका मिशन रूसी फायर कंट्रोल सिस्टम को भ्रमित कर रडार पर अफरा तफरी मचाना था, ताकि कामिकाजे बोएबर ड्रोन को लक्ष्य तक साफ रास्ता मिल सके। यह हमला सामान्य था, पर सस्ते ड्रोन S-400 और पेंटसीर को मिसाइलें बर्बाद करने पर मजबूर कर रहे थे। असली हमला करने वाला समूह उन्हीं छेदों से होकर निकल गया जो उन्होंने पीछे छोड़े थे। जब तक कमांडरों को एहसास हुआ कि वे जाल में फंस चुके हैं, तब तक मॉडिफाइड बोबर्स की एक हत्या करने वाली टीम पहले ही प्रिमोर्स्क के करीब पहुंच चुकी थी। छोटे, शांत और घातक ड्रोन रूस की ऊर्जा जीवन रेखा में घुसने को तैयार थे। स्टैंडर्ड बोएबर ड्रोन वहां नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन केवल ER वेरिएंट, जिनमें अतिरिक्त फ्यूल टैंक और ऑप्टिमाइज्ड इंजन सॉफ्टवेयर थे, ही 40 किलोग्राम वारहेड के साथ 1000 किमी तक उड़ सकते थे। हाल ही में अमेरिका से प्राप्त तकनीक के साथ आपूर्ति की गई। वे वास्तव में कामिकाजे प्लेटफॉर्म थे, जिन्हें एक साहसी एकल हमले के लिए चुना और अपग्रेड किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए एक समानांतर समाधान विकसित किया गया था। एस्कॉर्ट्स बंशी 60 ड्रोन को विस्फोटकों की बजाय उन्नत जैमिंग पॉड्स और अतिरिक्त एंटेना से लैस किया गया था। उनका मकसद था बॉबर्स को 1000 किमी तक एस्कॉर्ट करना और रक्षा प्रणालियों को अंधा करना। इसी कारण AQ-400 को चारा चुना गया। इसके साधारण प्लाईवुड शरीर के कारण इसकी रडार सिग्नेचर बहुत कम थी और इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन तेज और सस्ता हो गया था। सैचुरेशन अटैक के लिए सैकड़ों सस्ते ड्रोन चाहिए थे और उतने ही बनाए। पहले कुछ घंटों तक वे पूरी तरह से रेडियो साइलेंस में उड़ते रहे, नदी के किनारों और जंगलों वाले इलाकों के पास से उड़ते हुए पहले से लोड किए गए डिजिटल टेरेन मैप्स की मदद से रास्ता तय करते रहे। रूस के मुख्य रडार की पकड़ से बचने के लिए नेविगेशन, एंड्योरेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हर तकनीकी हिस्सा सैन्य सटीकता से काम करना था। यह हर ड्रोन की स्वायत्त नेविगेशन प्रणाली के लिए एक बड़ी परीक्षा थी। कठिन उड़ान में कई खो गए, कुछ जमीन से टकराए या तकनीकी खराबी से नष्ट हुए, और ये नुकसान शुरू से स्वीकार किए गए थे। रूसी सीमा पार करते ही खेल के नियम बदल गए। अब उन्हें छुपना नहीं बल्कि हालात संभालने थे। रूस के वायु रक्षा नेटवर्क जागते ही उसने वही किया जिसकी यूक्रेन को उम्मीद थी। 91 N-6E बिग बर्ड ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक बड़ा बिखरा झुंड पाया और डिजाइन के अनुसार उसे प्राथमिकता दी। उसने तय किया सबसे बड़ा खतरा 35 AQ-400 से सेंट पीटर्सबर्ग की ओर बढ़ रहे थे। स्कोप को देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एकदम बेहतरीन रक्षा की तरह लग रहा था, लेकिन यही यूक्रेन का मकसद था। जब S-400 और पेंसी डिकॉय के पीछे गए, 40 अन्य ड्रोन लेनिनग्राद ओब्लास्ट में फैल गए और पेंसीर व बुक सिस्टम्स के साथ बिल्ली चूहे का खेल खेलने लगे। वोलोसोव्स्की के पास पेंसीर S-1 ने नीची उड़ान वाले UJ-26 बोएबर को लॉक कर लिया और एक RS-21 से ट्रैकिंग रडार ने उसे पूरी तरह पकड़ लिया। लेकिन रूसियों को यह नहीं पता था कि एक बंशी 7 पहले से ही रास्ते में थी। ब्रिटिश टारगेट ड्रोन यूक्रेनी इस्तेमाल के लिए एक तरफा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म बना। बंशी ने पेंजर X बैंड का पता लगाया और इतनी जबरदस्त जैमिंग वेव छोड़ी कि ऑपरेटर की स्क्रीन सफेद हो गई। लॉक टूट गया। ट्विन 2A-38 M-30 में भी तोपों ने रात में फायर किया, लेकिन बोबर पहले ही गायब हो गया था। वही लय रात भर चली। मिसाइल, तोपों की गोलियां, दर्जनों ड्रोन तबाह हुए। फिर भी झुंड बार बार आए। उनका मकसद था रिफाइनरियों को गिराना। रूसी जिद्दी और गुस्से में थे।
उन्होंने लेनिनग्राद के पास 33 ड्रोन गिराए, लेकिन लगभग हर नुकसान पहले से तय था। असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। हर गिरा यूएवी अगले के लिए क्षणिक अंधा स्थान बनाता था, जिसका वह फायदा उठा सकता था। हर गिरा हुआ ड्रोन एक नया अंतराल बना देता था। वायु रक्षा प्रणाली में एक क्षणिक अंधा स्थान बनता था और उसने अगले ड्रोन के लिए अंदर घुसने का रास्ता खोल दिया था। उस छेद से जो उनकी रक्षा प्रणाली में बना था, सिर्फ 7 विशेष रूप से संशोधित UJ-26 बोएबर ER ड्रोन की एक हत्या टीम मुख्य लाइन के पार अंदर घुस गई। छोटे, घातक और 40 किलोग्राम कवच भेदी वारहेड वाले ये रूस की आर्थिक जीवन रेखा काटने के लिए सर्जिकल स्कैल्पल्स जैसे थे। 7 बोएबर 2 समूहों में बंटे और बंदरगाह पर अंतिम घातक हमला किया। उनमें से 3 सीधे उस सुविधा के केंद्र पंपिंग स्टेशन की ओर बढ़े। पेंजर की मिसाइलों ने उस तिकड़ी में से एक को निशाना बना लिया, जिससे वह अपने लक्ष्य से कुछ 100 मीटर पहले ही गिर गया, लेकिन बाकी 2 आगे बढ़ते रहे। पहला, जिसमें थर्मोबैरिक ग्रेनेड 7वीं थर्मो एनर्जेटिक वारहेड था, मुख्य नियंत्रण इमारत से टकराया। विस्फोट ने अंदर की हवा को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक दबाव तरंग बनी जिसने दीवारों को बाहर की ओर फाड़ दिया। कुछ सेकंड बाद दूसरा बोएबर पाइपलाइन से टकराया, जिससे पाइपलाइन फट गई और द्वितीयक विस्फोटों ने बंदरगाह की जीवन रेखा काट दी। उसी वक्त 4 बोएबरों ने घाट के 2 टैंकरों पर हमला किया। 2 बोएबर कुस्टो जहाज की तरफ बढ़े। ड्रोन पुल के नीचे टकराकर जहाज की इलेक्ट्रॉनिक्स नष्ट कर गया। दूसरा ड्रोन कार्गो टैंक से टकराया, जिससे आग लग गई जो जल्दी ही बेकाबू हो गई। ये हमले सटीक व विनाशकारी थे। 2 लगभग एक जैसे हमले के तरीके थे। एक ड्रोन इंजन रूम में घुसा, दूसरा लोडिंग मैनिफोल्ड्स में। 4 यूएवी ने शैडो शिप्स के 2 अफ्रोमैक्स क्लास टैंकर कुस्टो और कायुन को निशाना बनाया। कुस्टो, जिसे सोल्स्टिस कॉरपोरेशन संचालित करता है, की डेडवेट क्षमता 1,15,000 थी। कायुन एक्सेरोनिक्स लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत की डेडवेट टन क्षमता 1,10,000 थी। दोनों को संदिग्ध झंडों के तहत समुद्री रजिस्टर और बीमा बाजार में सूचीबद्ध किया गया था और हमले के वक्त लोडिंग लाइन पर थे। लोडिंग लगभग पूरी होने ही वाली थी जब आग लगनी शुरू हुई। इसका प्रभाव रणनीतिक था, केवल सैन्य नहीं। ड्रोन ने सिर्फ स्टोरेज टैंक नहीं, शिपिंग स्टेशन के केंद्र पर भी हमला किया, लेकिन पूरी तबाही अभी बाकी थी। पहले धमाके के सिर्फ 42 सेकंड बाद एक और हमला हुआ और प्रिमोर्स्क पोर्ट का नंबर 2 पंपिंग स्टेशन ढह गया। तीसरे ड्रोन ने पोर्ट कंट्रोल सेंटर के ऊपरी हिस्से को चीर दिया। शॉर्ट सर्किट से इमरजेंसी शटडाउन शुरू हुआ, पर एनर्जी कंट्रोल सिस्टम का कोर भी हमले की वजह से शटडाउन पूरा नहीं हो सका। 2 ड्रोन ने टैंकर के पिछले हिस्से के लोडिंग आर्म्स काट दिए। कुछ तो जहाज पर आग लग गई और कायुन से ईंधन बहने लगा। छठे और 7वें ड्रोन ने पंप वाल्व को फाड़ डाला। हमलों के बाद इन्फर्नो बेकाबू हो गया और प्रिमोर्स्क गायब हो गया। कुछ मिनटों में बंदरगाह नर्क बन गया। 2 विशाल जलते हुए टैंकर, एक तबाह हो चुका पंपिंग स्टेशन और पूरी तरह बर्बाद हो चुका इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ घंटे बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश भर में 221 यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए और सभी हमले नाकाम हुए। ये आंकड़े प्रिमोर्स्क की सैटेलाइट इमेजरी के सामने खोखले साबित हुए। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अस्वीकार्य। ये यादृच्छिक लक्ष्य नहीं थे। प्रिमोर्स्क रूस के समुद्री तेल निर्यात का करीब 20% था। अफ्रामैक्स क्लास टैंकरों में करीब 7,000 बैरल तेल था और ये प्रतिबंधों से बचने वाली छाया बेड़े का मुख्य हिस्सा थे। प्रिमोर्स्क ने सालाना लगभग 15 अरब डॉलर के तेल निर्यात और रोज 10 लाख बैरल शिपमेंट संभव बनाई। हमले ने रोजाना 70 से 80 मिलियन डॉलर के राजस्व पर असर डालने की धमकी दी थी। और आप कल्पना कर सकते हैं कि इस हमले के बाद रूस को कितने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। यह अफरा तफरी तक फैल गई। सेंट पीटर्सबर्ग के पुलकोवा हवाई अड्डे ने आपातकालीन योजनाएं सक्रिय कर दी। 11 विमान डायवर्ट हुए। यूएवी घुसपैठों ने नागरिक व सैन्य हवाई यातायात नियंत्रण को संकट में डाला। रडार स्क्रीन और टावरों ने स्वचालित रूप से सुरक्षा प्रक्रियाएं शुरू कर दी और संचालन ठप हो गया। लेनिनग्राद क्षेत्रीय डेटा, मलबा, टुकड़े और उपग्रह चित्र राज्य एजेंसियों को मिले। तकनीकी रूप से यूक्रेन के लंबी दूरी स्वार्म ने 3 प्रमुख लक्ष्य हासिल किए। पहला, इसने विस्तारित रेंज प्लेटफॉर्म से दूरी गणना त्रुटियां खत्म की। रूसी सेंसरों को धोखा देने के लिए 2 यूएवी वर्गों का उपयोग किया गया। सस्ते प्लाईवुड AQ प्रकार के 4 झूठे ट्रैक बनाने के लिए
और मजबूत बोबर ER स्ट्राइक ड्रोन घातक काम के लिए इस्तेमाल किए गए। तीसरा, बंशी साथ EW एस्कॉर्ट्स को रडार को पूरी तरह से अंधा करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें निर्णय लेने वालों को इतने झूठे लक्ष्य और हस्तक्षेप दिखाने थे कि ऑपरेटर असली खतरे को न पहचान पाए। उस्मिनों के आसपास से बरामद किए गए हिस्से पोकोस्कोय ने ऐसे कैरियर फ्रेम दिखाए जिनसे साबित हुआ कि यूक्रेन ने हमले और धोखे दोनों के लिए उड़ान भरी थी। सोशल मीडिया की आग की तस्वीरों ने सैटेलाइट की पुष्टि कर दी, जिससे आधिकारिक बयान को सबूतों के आगे झुकना पड़ा। कई स्तरों की रक्षा के बावजूद छठी संयुक्त सेना की इकाइयां, एक स्वतंत्र मोटर चालित डिवीजन, बाल्टिक फ्लीट मुख्यालय, लुगा लाइन पर तोपखाना और रॉकेट इकाइयां मौजूद थीं। लोमोनोसोव के चारों ओर वायु रक्षा ग्रिड और गाचिना, पुष्किन से होकर गुजरती C2 रीढ़। 3 साल तक एक ही खतरे के मॉडल पर काम करने से रक्षात्मक सोच में एक अंधा स्थान रह गया। अधिकांश यूनिट्स बाहर तैनात थीं क्योंकि वे पश्चिम से हमले की अपेक्षा कर रहे थे, दक्षिण से कम ऊंचाई वाली घुसपैठ की नहीं। शिफ्ट बदलाव, देरी, तटीय गश्त और सी बैंड्स का एक साथ सक्रिय होना, इन सब ने निर्णायक अवसर की संकीर्ण खिड़की बना दी। नीचे उड़ते हुए, क्षितिज के करीब रहते हुए और अंतिम क्षणों में ही स्थिर एंटेना की दृष्टि में आते हुए, यहाँ तक कि S-400 जैसे उच्च स्तरीय सिस्टम्स को भी समय के खिलाफ दौड़ में डाल दिया। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। यह यूक्रेन द्वारा रूस को दिए कई घावों में से एक था। 13 सितंबर को रूस के बशकोर्तस्तान की राजधानी उफा की बशनव्त नोवोयल रिफाइनरी में आग लगी और इसमें यूक्रेनी सैन्य खुफिया एजेंसी का नाम आया। HUR ने जिम्मेदारी ली। यह सिर्फ एक रिफाइनरी नहीं थी। बशनव्त नोवोयल रूस का सबसे बड़ा तेल प्रसंस्करण परिसर है, जो घरेलू आपूर्ति और निर्यात दोनों के लिए अहम केंद्र है। इस पर हमला रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को काटने जैसा था और इसका स्थान मॉस्को के कमांड में हलचल मचा गया, क्योंकि उफा यूक्रेन की सीमा से 1500 किलोमीटर या 932 मील दूर है। आप समझ ही गए होंगे कि यह इतनी बड़ी बात क्यों है। अब तक रूस के जनरल भी बाकुरिस्तान को अछूता मानते थे, बहुत पूर्व में, संघ के बहुत अंदर। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने उन्हें गलत साबित किया। गवाहों ने धमाकों और आग का वर्णन किया, जिसमें आपातकालीन सेवाएं घंटों जूझती रहीं। यूक्रेन यही नहीं रुका। उसका अगला निशाना किदासी ऑयल रिफाइनरी था, जिसे किनेव भी कहा जाता है। यह रिफाइनरी लेनिनग्राद क्षेत्र में सेंट पीटर्सबर्ग से लगभग 100 किमी दक्षिण पूर्व में है। किन्नेव कोई आम प्लांट नहीं है। किदासी रिफाइनरी कोई साधारण निशाना नहीं थी। यह रूस की 2 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक है, जिसका मालिक सुगुत नेफ्टोगास है और इसका मुकाबला सिर्फ रियाजेन सुविधा से है। किदासी हर साल 2 करोड़ टन से ज्यादा कच्चा तेल प्रोसेस कर सकता है, जो रूस की रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 64% है। डीप कन्वर्जन यूनिट प्लांट का 40% उत्पादन संभालती है, जो मॉस्को की पेट्रोलियम अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रातों रात यूक्रेनी ड्रोन फिर रूस के आसमान में फैल गए। उनकी उड़ानें लेनिनग्राद ओब्लास्ट तक पहुंची। रूसी वायु रक्षा सक्रिय हुई और इंटरसेप्टर तेजी से भेजे गए। उन्होंने ड्रोन को रोक लिया, लेकिन फिर भी वे हार गए। यहां तक कि सफल इंटरसेप्ट भी एक छुपी हुई कीमत के साथ आते हैं। गिराए गए ड्रोन का जलता हुआ मलबा सीधे रिफाइनरी के मैदान पर गिरा। रात के आसमान में लपटें उठने लगीं। एक पल को लगा रूस की अहम ऊर्जा संपत्ति एक हमले में खो सकती है। गवर्नर अलेक्जेंडर डोरोडेंको ने टेलीग्राम पर बताया कि आग बुझा दी गई है, कोई हताहत नहीं हुआ और सब नियंत्रण में है। लेकिन सच्चाई छुपाना मुश्किल था। उद्योग सूत्रों के अनुसार किदासी की एक प्रमुख इकाई बंद हो गई थी, जिसकी मरम्मत में 1 महीना लग सकता है। हर दिन की बंदी से लाखों का उत्पादन नुकसान और अरबों का भरोसा डगमगाता था। इसका प्रतीकात्मक असर विनाशकारी था। प्रीमोर्स्क, रूस के निर्यात द्वार को पंगु करने के बाद यूक्रेन ने अब साबित कर दिया कि वह रूस के रिफाइनिंग नेटवर्क के औद्योगिक केंद्र पर भी हमला कर सकता है, जो यूक्रेनी सीमा से 800 किलोमीटर दूर है। हम जानते हैं तेल रूस की जीवन रेखा होते, लेकिन यूक्रेन ने शायद दूसरी अहम जीवन रेखा ढूंढकर नष्ट कर दी है। प्रीमोर्स्क के जलने के बाद, किराशी में आग लगने के बाद, एक और हमले ने दूरी और पहुंच की सीमाओं को और आगे बढ़ा दिया। एक यूक्रेनी सांसद ने बताया कि ड्रोन ने गुबोका के मेटाफ्रेक्स केमिकल्स प्लांट पर हमला किया, जो रूस के बड़े मिथेनॉल उत्पादकों में है। यह निशाना रणनीतिक था। 2023 में मेटाफ्रेक्स ने एक नया अमोनिया यूरिया मेलामाइन AUM कॉम्प्लेक्स शुरू किया,
जिसने अपने पहले 8 महीनों में 30,000 टन से अधिक अमोनिया का उत्पादन किया। अमोनिया उर्वरक, विस्फोटक और रूस की औद्योगिक रीढ़ के लिए जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद यह संयंत्र रूस में कृषि और रसायन का प्रमुख आधार है। इसका स्थान सच में शानदार था। गुबा का यूराल पर्वतों में स्थित है, जो कीव से लगभग 2000 किलोमीटर या करीब 1200 मील दूर है और मॉस्को से 1700 किलोमीटर या लगभग 1000 मील पूर्व में है। यूक्रेन के ड्रोन वहां तक पहुंच सकते हैं। यह दिखाता है कि उनकी पहुंच इतनी दूर तक है जितनी मॉस्को ने कभी सोची भी नहीं थी। रूसी अधिकारियों ने इस घटना को कम करके दिखाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि मलबे से केवल मामूली नुकसान हुआ है, लेकिन संदेश पहले ही भेजा जा चुका था कि कोई भी सुविधा सुरक्षित नहीं है। रूस चाहे जितना भी छुपे या यूक्रेन की स्ट्राइक रेंज से बाहर हो, यूक्रेन उसके ऊर्जा क्षेत्र पर हमले जारी रखेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि आगे और नुकसान देखने को मिलेगा। रिफाइनरियों पर और हमले, शैडो फ्लीट को भारी नुकसान और मॉस्को की युद्ध फंडिंग पर बढ़ता दबाव। बाल्टिक तट के तेल बंदरगाहों और सेंट पीटर्सबर्ग की रिफाइनरियों में आग लगी। अब यूराल्स के केमिकल प्लांट्स पर हमला हुआ है। यूक्रेन नई रणनीति में सिर्फ रूसी सेना नहीं, रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को भी निशाना बना रहा था। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन हमलों से रूसी तेल रिफाइनिंग क्षमता घटकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन से कम हो गई है, जो अप्रैल 2022 के बाद सबसे कम है। हमलों के कारण रूस ने घरेलू ईंधन मांग को प्राथमिकता दी, जिससे बंदरगाहों से समुद्री ईंधन आपूर्ति में 20% की सालाना गिरावट आई। सितंबर की शुरुआत में प्रिमोर्स्क बंदरगाह को हुए नुकसान, जो एक महत्वपूर्ण निर्यात केंद्र है, ने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। मॉस्को ने नुकसान की भरपाई के लिए पश्चिमी बंदरगाहों से कच्चे तेल का निर्यात 11% बढ़ाने का फैसला किया। आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है। ऑयल प्राइस और कॉम के अनुसार रूस की तेल और गैस आय सितंबर में 2024 की इसी अवधि से 23% कम रहने की संभावना है। कमजोर कच्चे तेल की कीमतें और मजबूत रूबल इसके कारण हैं। यह नुकसान टाला जा सकता था, लेकिन रूस ने उल्टा रास्ता चुना। यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की, पर पुतिन नहीं माने। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्यक्तिगत रूप से पुतिन से अलास्का में मुलाकात की, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। पुतिन के घमंड और रूस के आत्मसमर्पण न करने की बड़ी वजहों में उसका तेल और गैस है। पश्चिमी देशों और अमेरिका ने रूस के तेल और गैस पर आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए प्रतिबंध लगाए, लेकिन रूस फिर भी इन प्रतिबंधों को चकमा देने में कामयाब रहा। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है और उसके तेल गैस से हुई कमाई सेना व यूक्रेन पर हमलों में जाती है। प्रतिबंधों के बावजूद रूस कम दामों पर तेल बेचकर अभी भी पर्याप्त मात्रा में तेल बेचने में सक्षम रहा। सिर्फ 2025 के पहले 7 महीनों में ही रूस ने 69 अरब डॉलर का तेल बेच दिया, जो पिछले साल की तुलना में 19% की गिरावट है। लेकिन फिर भी रूसी सरकार के लिए यह काफी है। यूक्रेन जानता है कि रूस के पास तेल होने से वह युद्ध की आर्थिक ताकत बनाए रखेगा। इस बार यूक्रेन की सेना ने फैसला किया कि वे रूस पर वहीं हमला करेंगे जहां उसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यह नई रणनीति नहीं, लेकिन अब यूक्रेन का सैन्य लक्ष्य केंद्र बन गई है। यूक्रेनी खुफिया के अनुसार जून 2025 तक रूस का शैडो फ्लीट करीब 1000 पुराने जहाजों तक पहुंचा, जिनकी कुल डेडवेट क्षमता 100 मिलियन टन से ज्यादा थी। यह एक गुप्त नेटवर्क है जो मॉस्को के युद्ध कोष के लिए बना है और अब यूक्रेन की शीर्ष प्राथमिकता है। 10 सितंबर के हमले से 2 दिन पहले यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी हेडक्वार्टर्स ऑफ यूक्रेनियन इंटेलिजेंस ने काला सागर में एक और वार किया। एक यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी काला सागर बेड़े के प्रोजेक्ट MPSV-07 मल्टीफंक्शनल पोत को ट्रैक किया और उस पर हमला किया जब वह क्रास्नोदर क्राय में नोवरोसियस्क खाड़ी के पास गश्त कर रहा था। इस बार यह शैडो शिप नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा कीमती थी। $60 मिलियन का प्रोजेक्ट MPSV-07 पोत, जो रूस के बेड़े में एक दुर्लभ और विशेष संपत्ति है। पिछले 43 महीनों में यूक्रेनी बलों ने रूसी काला सागर बेड़े के लगभग 1/3 यानी 3 दर्जन युद्धपोत डुबोए या क्षतिग्रस्त किए हैं। सबसे प्रमुख है क्रूजर मोस्कोवा, जिसे अप्रैल 2022 में 2 यूक्रेनी नेपच्यून मिसाइलों ने नष्ट कर दिया था। यह हमला सटीक था। यूक्रेनी ऑपरेटरों ने अपने हवाई ड्रोन से जहाज के ब्रिज पर हमला कर उसकी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्रणालियां निशाना बनाई। इस हमले से जहाज निष्क्रिय हो गया और रूस को इसे मरम्मत के लिए भेजना पड़ा। खुली स्रोतों के अनुसार रूस के पास 5 सक्रिय प्रोजेक्ट MPSV-07 बचाव जहाज हैं। 6ठा निर्माणाधीन है।
HUR के अनुसार हमले में निशाना बनाए गए जहाज को 2015 में सेवा में शामिल किया गया था। हालांकि एजेंसी ने उसका नाम उजागर नहीं किया। इनकी लागत करोड़ों डॉलर है और ये टोही, बचाव व बेड़े समर्थन में अहम हैं। काले सागर में एक जहाज खोना रूस की कमजोर नौसैनिक मौजूदगी पर दबाव डालता है। HUR ने पुष्टि के लिए ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइक फुटेज जारी किया। यह रूस के काले सागर बेड़े का प्रमुख जहाज था। 2015 में सौंपा गया और नोवोरोसियस्क में पंजीकृत हुआ। ट्रैकिंग डेटा के अनुसार इसकी आखिरी स्थिति बारेंट्स सागर में कुछ महीने पहले पाई गई थी, जिससे जहाजों की दूर दूर तैनाती दिखती है। 10 सितंबर का यह हमला प्रतीकात्मक ही नहीं, रणनीतिक भी था। यूक्रेन ने रूस के समर्थन पोत को नुकसान पहुंचाकर काला सागर में मास्को की गश्त और संसाधन पुनर्प्राप्ति क्षमता पर असर डाला। जिस तरह रूस ने पश्चिम को मात देने के तरीके खोजे हैं, उसी तरह पश्चिम भी और ज्यादा चतुर होता जा रहा है। यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका अब रूस के छाया बेड़े और उसकी कंपनियों की पहचान में अधिक सक्षम हैं और उन्होंने प्रतिबंध भी सख्त किए हैं। यूक्रेन ने मास्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए नया प्रतिबंध पैकेज प्रस्तावित किया है। इसमें 400 से ज्यादा जहाजों, छाया जहाजों पर कार्रवाई और तेल व्यापार पर कड़े प्रतिबंध शामिल हैं। द गेज के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय प्रमुख आंद्रेई यानमार्क ने नए प्रतिबंधों की पुष्टि की है। यूनाइटेड किंगडम ने पहले रूसी छाया जहाजों पर प्रतिबंध लगाया था, अब 70 और जहाजों को निशाना बनाया है जिन्हें ब्रिटेन ने रूसी तेल ले जाते पकड़ा है। इस पैकेज में 30 कंपनियां और व्यक्ति शामिल हैं जो रूसी सेना को हथियार उपकरणों की आपूर्ति से जुड़े हैं, जिनमें चीन और तुर्की की कंपनियां भी हैं। सिर्फ समय ही बताएगा कि यूक्रेन की रणनीति रूस की तेल अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगी या इससे मॉस्को शांति के लिए मजबूर होगा या युद्ध बढ़ेगा। आगे YouTube ने अभी अभी एक दिमाग हिला देने वाली घोषणा की है। यह क्रिएटर्स को हर दिन $64 मिलियन दे रहा है। क्यों? असल में क्योंकि YouTube के पास पर्याप्त क्रिएटर्स नहीं हैं। इसीलिए आपके होम पेज पर ऐसे वीडियो आते हैं जिनके व्यूज 1000 से कम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सबको चैनल शुरू करना चाहिए, लेकिन अगर आपने कभी YouTube चैनल या बिना चेहरे वाला चैनल शुरू करने के बारे में सोचा है तो अभी शायद सबसे सही समय है। YouTube हर दिन क्रिएटर्स को करोड़ों रुपए दे रहा है और अब पहले से कहीं ज्यादा नए छोटे चैनलों को आगे बढ़ा रहा है। मुझे यकीन है कि चैनल शुरू करने और बढ़ाने को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। हमें ऐसे सवाल अक्सर ईमेल में मिलते हैं और इसी वजह से हमने तय किया है कि अपनी सारी YouTube सलाह एक ही YouTube वीडियो में बिल्कुल मुफ्त में दें। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना खुद का YouTube चैनल शुरू करने में रुचि रखते हैं तो आप वह वीडियो यहीं YouTube पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे कार्ड पर क्लिक करके